हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इससे पहले हम लोगों ने पवन सीरीज के संस्कृत शिक्षण के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लिया था, साथ साथ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कवर कर लिया था। दोस्तों, जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लें। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों इसलिए निभाते हैं क्योंकि यहाँ से आपके पूरे के पूरे नंबर बन जाते हैं। यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने सही कर दिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका 1 नंबर पूरा का पूरा चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जितने हो सकेंगे उतने बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे राजन सीरीज को दोस्तों करवा देंगे, जिससे ये रहेगा कि आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा तो लघुत्तरीय प्रश्नों को हम करवाएंगे। दोस्तों, बताएंगे कि लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताएंगे वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। संस्कृत में वचन होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 1 वचन होता है, 2 वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं या फिर होते हैं 4 वचन। तो संस्कृत में होते हैं 3 वचन। संस्कृत में पुरुष होते हैं, 1 पुरुष होता है, 3 पुरुष होते हैं, 4 पुरुष होते हैं या फिर होते हैं 5 पुरुष। तो संस्कृत में होते हैं 3 पुरुष, ठीक। अगला क्वेश्चन, संस्कृत में लिंग होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है। तो संस्कृत में होते हैं लिंग 3, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारा, कैंची का संस्कृत रूप है कर्षक, कर्तरी, कविया या फिर झील। तो कैंची को संस्कृत में कर्तरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नर्स का अर्थ है समाप्त, चमक, उपचारिका या फिर ये सभी। तो जो नर्स होती है उसको कहते हैं उपचारिका, ठीक। ध्यान रखिएगा। उर्मी का अर्थ होता है पगड़ी होता है, दवा होता है, लहर होता है या फिर कोई नहीं। तो उर्मी का अर्थ होगा लहर, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शलभा का अर्थ होता है न्योला, टिड्डा, मक्खी या फिर ये सभी। शलभा जो होगा इसका अर्थ होगा टिड्डा, ठीक। कपोतः का अर्थ होता है, तो कपोतः का अर्थ होगा बिल्ली होगा, कबूतर होगा, चूहा होगा या फिर कौवा होगा। तो कपोतः का अर्थ होता है कबूतर, ठीक। वनमुद्गा का हिंदी रूप है मशरूम, दाल, बैंगन या फिर लोबिया। तो वनमुद्गा का हिंदी रूप हो जाएगा लोबिया, यानी लोबिया को संस्कृत में वनमुद्गा कहते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा। चना का संस्कृत रूप है चड़का, मासा, टड्डुल या फिर अन्नम, ठीक। तो चने का जो संस्कृत रूप हो जाएगा वो हो जाएगा चड़का, यानी चने को संस्कृत में चड़का कहते हैं, ठीक। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है कि शार्दुला का हिंदी रूप है घोड़ा, हाथी, बाघ या फिर बंदर। तो शार्दुला का हिंदी रूप हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन आता है कि चड़का का अर्थ क्या है गेहूं, चना, चावल या फिर दाल। तो चड़का का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चना, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि जम्बू का अर्थ है जम्बू, अंजीर, नारियल, जामुन या फिर अंगूर। तो जम्बू का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा जामुन। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्रिया के जिस रूप में उसके होने का समय बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। धातु कहते हैं, लकार कहते हैं, काल कहते हैं या फिर कर्म कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप में उसके होने का समय का बोध होता है, ठीक है, उसे कहते हैं काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि काका का हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है। कबूतर कहते हैं, मोर कहते हैं, कौवा कहते हैं या फिर मैना कहते हैं। तो काका का हिंदी भाषा में कहेंगे कौवा, यानी कौवे को संस्कृत में काका कहते हैं, ठीक है। अगला, शशका को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, चीता कहते हैं, खरगोश कहते हैं या फिर बंदर कहते हैं। तो शशका को हिंदी में कहते हैं खरगोश। अगला क्वेश्चन आता है कि यौनाला का अर्थ है ज्वार, तिल, दाल या फिर छोले। तो यौनाला का जो अर्थ हो जाएगा ज्वार। केला का संस्कृत रूप है, यानी केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? अछोट्टम कहते हैं, कदली फलम कहते हैं, येखन कहते हैं या फिर नारंगम कहते हैं। तो केले को कहते हैं संस्कृत में कदली फलम। अगला, जमाता का हिंदी अर्थ है जमाई, दामाद, दोनों, यानी जमाई और दामाद दोनों या फिर कोई नहीं। तो जमाता का अर्थ हो जाएगा दोनों, जमाई और दामाद, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नकुला का हिंदी अर्थ है, ठीक। न्योला,
बी ऑप्शन टिड्डा, सी ऑप्शन मक्खी या फिर डी ऑप्शन। तो नकुला का हिंदी में अर्थ हो जाएगा नेवला। देखिए आप वन लाइनर बनाइए यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे लिखिए नकुला का अर्थ है, बराबर करके वन लाइनर में बन जाएगा नेवला, ठीक। तो जब एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, आप वन लाइनर नंबर डाल के यहाँ पे लिखते हुए चलिए, ठीक। तो इससे ये रहेगा रट्टा मार के आपको याद नहीं करना है। आपका जब वन लाइनर बना होगा आप इसको 2-3 बार इसको रिवीजन करेंगे, तो यहाँ से जो भी आपके एग्ज़ाम जब होगा तो एग्ज़ाम में जैसे ही आपको मिलेगा कि नकुला का हिंदी अर्थ क्या है, आपको याद होगा, ध्यान होगा। जब आप बार बार पढ़ लेंगे कि नेवला है तो क्या होगा, आप नेवले पर टिक कर देंगे। और इसी तरीके से अगर अति लघुत्तरी क्वेश्चन में भी यही आता है नकुला को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको तो ध्यान होगा, यहाँ वन लाइनर आपने बना लिया है, नेवला कहते हैं तो हो जाएगा नेवला। तो दोस्तों आप वन लाइनर जरूर बनाते हुए चलिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन सारे सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न जो भी आपके हैं उन सबके वन लाइनर बना लीजिए। आपके 100 to 100% यहाँ से क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द्वादश शब्द बोधक है, 2 का बोधक है, 12 का बोधक है, 22 का बोधक है या फिर 32 का बोधक है। तो वो हो जाएगा 12, 12, ठीक। यानी 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि करकटी का अर्थ है जामुन, संतरा, खीरा या फिर आम। तो करकटी का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा खीरा, ठीक। पंडालू का अर्थ है पालक, आलू, प्याज या फिर मिर्च, ठीक। तो पंडालू का अर्थ हो जाएगा प्याज, ठीक। कुष्मांड का अर्थ है तरबूज, कद्दू, लहसुन या फिर प्याज। तो कुष्मांड का जो अर्थ होता है वो होता है कद्दू, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि केकड़े को संस्कृत में कहते हैं। तो केकड़े को संस्कृत में कुलीरह कहते हैं, क्रूम कहते हैं, मत्स्य कहते हैं या फिर छश कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कुलीरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है गृह गोधिका का हिंदी अर्थ है कालीन, कमरा, छिपकली या फिर कोई नहीं। तो गृह गोधिका का हिंदी अर्थ हो जाएगा छिपकली, यानी छिपकली को संस्कृत में क्या कहते हैं, गृह गोधिका, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है दुर्गथान का अर्थ क्या है, नाव है, जीप है, बैलगाड़ी है या फिर साइकिल है। तो दुर्गथान का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा जीप, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि हिरण का संस्कृत रूप है। तो कुरंगा है, सरगा है, अश्वा है या फिर शलभा है, ठीक है। तो हिरण का संस्कृत रूप हो जाएगा कुरंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि अडाकी शब्द का अर्थ है उड़द, चावल, अरहर या फिर दाल। तो अडाकी का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अरहर, ठीक। यानी अरहर की जो दाल होती है, ठीक है, दाल का अर्थ अलग होगा लेकिन यहाँ जो अरहर है इसका अर्थ हो जाएगा अडाकी, ठीक है। तो अरहर दाल ही में शामिल की जाती है। इस कंधा का हिंदी अर्थ होगा कंधा होगा, कपड़ा होगा, चूहा होगा या फिर चींटी होगा। तो इस कंधा का अर्थ हो जाएगा कंधा, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है राम कोशातकी शब्द का अर्थ है तुरई, टिंडा, भिंडी या फिर प्याज। तो राम कोशातकी का अर्थ हो जाएगा भिंडी, यानी भिंडी को संस्कृत में क्या कहते हैं, राम कोशातकी, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि पंसह का हिंदी अर्थ होगा कटहल होगा, टिड्डा होगा, भिंडी होगी या फिर लौकी। तो पंसह का हिंदी अर्थ हो जाएगा कटहल, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है अंगुष्टक शब्द का अर्थ है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अंगुष्टक का अर्थ क्या हो जाएगा, अंगुली हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा, अंबड़ी हो जाएगा या फिर अंगूर हो जाएगा। तो अंगुष्टक का हिंदी अर्थ हो जाएगा अंगूठा, ठीक है। घोटक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गाय, घोड़ा या फिर हाथी। तो घोटक शब्द का अर्थ हो जाएगा घोड़ा यहाँ पे, ठीक। तो ये ज़्यादातर जो शब्द होते हैं, ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चस्का का हिंदी अर्थ है चूहा, प्याला, चूसना या फिर बादल। तो चस्का का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्याला, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्षभ का हिंदी अर्थ होता है। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा, भैंस होता है, ऊँट होता है, बैल होता है या फिर कुत्ता होता है। तो वर्षभ का हिंदी अर्थ होता है बैल, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि संप्रदान कारक का संबंध किससे है, प्रथम विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से या फिर चतुर्थ विभक्ति से। तो संप्रदान कारक का जो संबंध होगा वो होगा चतुर्थ विभक्ति से, ठीक है। प्रथम विभक्ति से क्या होगा, कर्ता, ठीक है। कर्ता जो होगा वो प्रथम विभक्ति का हो जाएगा, द्वितीय का हो जाएगा कर्म, ठीक है, तृतीय का हो जाता है करण, ठीक है। करण जो होगा वो तृतीय विभक्ति का है, कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति का है, ठीक। कर्ता वो प्रथम विभक्ति का है और ये जो संप्रदान होगा ये चतुर्थ विभक्ति का है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा, कर्ता ने
कर्म को यहाँ पर कर्ता ने यहाँ पर लुप्त हो जाता है। ठीक है, कर्म में क्या होता है, को गायब हो जाता है। ठीक, करण में क्या होता है, यहाँ पर करण में हो जाएगा से। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। और संप्रदान में के लिए यहाँ पर ये लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जब विभक्ति आपको बताएंगे यहाँ पे तो उसमें आप इसको समझ जाइएगा अच्छे से। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि अपादान कारक का संबंध किससे है, पंचम विभक्ति से है, प्रथम विभक्ति से है, द्वितीय विभक्ति से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपादान कारक का जो संबंध होगा वो हो जाएगा पंचमी विभक्ति से। ठीक, रामस्य किस विभक्ति था, किस वचन का शब्द है, पंचमी एक वचन का, षष्ठी एक वचन का, चतुर्थी बहुवचन का, या फिर सप्तमी एक वचन का। तो ये जो रामस्य शब्द है ये विभक्ति इसमें होगी षष्ठी विभक्ति और वचन होगा इसमें एक वचन। तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रमानः किस विभक्ति का अर्थ है, प्रथम विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का, या फिर चतुर्थ विभक्ति का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है नदीसु किस विभक्ति तथा वचन का शब्द है, तो सप्तमी एक वचन का, षष्ठी एक वचन का, सप्तमी बहुवचन का, या फिर पंचमी एक वचन का। तो नदीसु ये जो शब्द है इसमें विभक्ति और वचन होगा सप्तमी विभक्त वचन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नदीबह किस विभक्ति तथा वचन का शब्द है, पंचमी एक वचन का, द्वितीय तृतीय एक वचन का, या फिर तृतीय बहुवचन का, या फिर चतुर्थी एक वचन का। तो नदी भी शब्द में विभक्ति होगी तृतीय और बहुवचन हो जाएगा इसमें। ठीक है, वचन हो जाएगा इसमें बहुवचन। ठीक, संस्कृत में पद होते हैं, एक पद होता है, दो पद होते हैं, तीन पद होते हैं, या फिर चार पद होते हैं। तो संस्कृत में पद होते हैं दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कीरा शब्द का अर्थ है तोता है, मोर, मैना, या फिर गौरैया। तो कीरा शब्द का अर्थ हो जाएगा तोता। अगला पीकह का अर्थ है हिरन, कोयल, पीपल, या फिर घोड़ा। तो पीकह का अर्थ हो जाएगा कोयल। ठीक, संस्कृत में कारकों की संख्या होती है, तीन कारक होते हैं, चार होते हैं, आठ होते हैं, या फिर नौ होते हैं। तो संस्कृत में जो कारक होते हैं वो होते हैं आठ। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जेल है, पहाड़ है, सरदार पटेल है, या फिर उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सरदार पटेल। अगला लिंग का अर्थ क्या है, भाव है, विचार है, चिन्ह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक, अंत में अहन तथा आहा वाले शब्द होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अंत में अहन और आहा अगर शब्द आए तो वहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन आता है ऐसा उदाहरण है। तो ऐसा उदाहरण किसका है, स्त्रीलिंग का है, या फिर पुल्लिंग का है, या फिर नपुंसक लिंग का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऐसा का जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग जो है उसको हमें छांटना है, नदी, चंद्रमस, मुनि, या फिर वारी। तो इसमें जो वारी होगा वो हो जाएगा नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रागः शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या एक वचन व बहुवचन दोनों हैं। तो रागा शब्द में प्रयुक्त वचन है, एक वचन व बहुवचन दोनों इसमें शामिल होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा उनको कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, जिसमें किसी के गुण, दोष, दशा या अवस्था बताई जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये भाव होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। जिसमें किसी जाति का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी समूहवाचक संज्ञा का बोध होगा, जैसे कक्षा हो गई, सेना हो गई, ठीक है, भीड़ हो गई, तो वहाँ क्या है, समूहवाचक द्रववाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे कि कोई हो जाएगा पानी हो गया, ठीक है, दूध हो गया। ठीक, तो ये द्रववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग प्रायः प्रयुक्त होता है स्थिर पदार्थ में, सजीव पदार्थ में, निर्जीव पदार्थ में, या फिर जड़ पदार्थ में। तो नपुंसक लिंग होगा जिस जो निर्जीव पदार्थ हमारे होते हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी हो गई, इसमें कहाँ जान होती है। ठीक है, कलम हो गया, ठीक, किताब हो गई, ये सब नपुंसक लिंग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक स्वर वाले इकारांत तथा अकारांत शब्द प्रायः होते हैं। ठीक, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, या फिर नपुंसक लिंग होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो एक स्वर वाले इकारांत और आकारांत शब्द हो जाएंगे प्रायः स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आदर का भाव व्यक्त करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का, या इनमें से कोई नहीं। तो आदर का भाव व्यक्त करने के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, मुस्का है, पितामह है,
कवि है या फिर तरु है, तो ये इकारांत शब्द का जो इकारांत पुल्लिंग का जो शब्द होगा वो हो जाएगा कवि। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण है कृत, मधु, वारी या फिर पुष्प, इसका उदाहरण है। ठीक, तो उकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण हो जाएगा मधु यहाँ पे। ठीक, संज्ञा के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं या फिर 4 प्रकार हैं। तो संज्ञा के होते हैं 5 प्रकार। ठीक, अगला व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है रामाय, सूर्य, काकः या फिर ये सभी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण ये सभी हैं। ठीक है, रामाय, सूर्य और काकः ये सभी हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है लिंग के भेद हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिंग के भेद हमें पहचानना है, 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 5 भेद हैं या फिर 4 भेद हैं। तो लिंग के होते हैं 3 भेद। अगला क्वेश्चन संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार। तो संस्कृत भाषा में वचन होंगे 3 प्रकार के। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि हिमालय हिम पतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है? बालका का किया गया, हिमालय का किया गया, राजनः का किया गया या फिर वृक्षे का किया गया। ठीक है, तो हिमालय हिम पतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया? तो इसमें हिमालय शब्द वाक्य का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पे। ठीक है, तो मित्रम है, सूर्या है, काका है या फिर ये सभी। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे मित्रम यहाँ पे। ठीक, मयूर का द्विवचन है मयूरः, मयूरो, दोनों या फिर कोई नहीं। तो मयूर का द्विवचन हो जाएगा मयूरोः। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि पितृणाम किस विभक्ति तथा वचन का शब्द है? सप्तमी बहुवचन का है, षष्ठी बहुवचन का है, पंचमी बहुवचन का है या फिर तृतीय बहुवचन का। तो पितृणाम ये इसमें विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन हो जाएगा इसमें बहुवचन। ठीक, तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अस्मद शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या आ और बा दोनों है। तो अस्मद जो शब्द होगा वो हो जाएगा सर्वनाम। ठीक, लट लकार में किस काल का बोध होता है? वर्तमान काल का बोध होता है, भूतकाल का बोध होता है, भविष्य काल का बोध होता है या फिर आज्ञार्थक है शब्द। ठीक, तो लट लकार में जो बोध होगा यानी जिस काल का बोध होगा वो हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा सातत्र तिष्ठेत में रेखांकित क्रियापद में कौन सी मूल धातु और लकार है? या जो तिष्ठेत में देखो यहाँ पे लाइन खिंची हुई है, यहाँ पे रेखांकित शब्द है। ठीक, स्था लोट या फिर स्था विदलिंग लकार, स्था लट लकार या लट। तो इसमें हो जाएगा ये जो तिष्ट यहाँ पर है, देख लीजिए ये यहाँ पर अंडरलाइन है, ये रेखांकित शब्द, तो इसमें हो जाएगा स्था विदलिंग लकार। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है स्टील है, दूध है, घी है या फिर ये सभी। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में उदाहरण कौन हो जाएंगे? तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि नधा जल मधुर अर्थ वाक्य में संज्ञा है, नधा है, जल है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं। तो इसमें नधा जल मधुर अर्थी में नधा और जल ये दोनों वाक्य संज्ञा है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण में पहचानना है मधुर है, मोदक है, विद्यालय है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा मधुर। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नस्तेई किस लकार और वचन का रूप है? यहाँ पे तो लट लकार एक वचन का, लोट लकार एक वचन का, विदलिंग लकार एक वचन का या फिर लट लकार एक वचन का। तो नस्तेई शब्द में लकार और वचन होगा विदलिंग लकार एक वचन। ठीक, अगला क्वेश्चन भूतकाल का संबंध होता है लट लकार से या फिर लोट लकार से या फिर लन लकार से। ठीक, तो भूतकाल का संबंध होगा यहाँ लन लकार से। ठीक है, अगला भविष्यत काल का संबंध होता है लट लकार से, लन लकार से या फिर लट लकार से या फिर लोट लकार से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्यकाल का संबंध होगा लट लकार से। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है चाहिए के अर्थ के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? लट लकार का प्रयोग, लरट लकार का प्रयोग, लोट लकार का प्रयोग या फिर विदलिंग लकार का प्रयोग। तो चाहिए के अर्थ के लिए जिस लकार का प्रयोग होगा वो हो जाएगा विदलिंग लकार। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। इसके आगे के जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जो भी बताए गए बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपकी इंटर्नशिप विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में चालू हो गई है। आप लोग प्राइमरी विद्यालय में इंटर्नशिप को अच्छे से और ठीक ढंग से वहाँ पर करिएगा। ऑब्जर्वेशन आप करिएगा जितना अच्छा सा कर पाएँ, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंटर्नशिप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पर आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ पर आपका ये रहेगा कि वहाँ से तो आप थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होता है
ठीक है, डीएलएड में, वो सब आपको प्राइमरी विद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आप प्राइमरी विद्यालय में सीखेंगे, वहाँ से पढ़ाएंगे और सीखेंगे वहाँ से। ठीक है, उसको सीखना कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से प्लान बनाना। तो दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना है, आप जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होगा वहाँ पर आप इंटर्नशिप करेंगे, तो वहाँ पे 6 से 8 वाले बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इंटर्नशिप करते हुए बच्चों को अच्छे से पढ़ाना सीख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को भी इंटर्नशिप के साथ जारी रखिएगा।